हाय एवरीवन। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर की एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन। मैं आपको यहाँ एनसीईआरटी की लाइंस एक्सप्लेन करूँगी। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बिना डिले की हम लोग शुरू करते हैं। आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। हमने देखा है कि बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म भी है, उन्होंने अपनी लाइफ की जो शुरुआत है वो सिंगल सेल से की है। तो कैसे? अ सिंगल सेल देन गोज ऑन फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल सेल ने बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बना लिया? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स इंडेड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में देखा था कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करता है एंड रिप्रोड्यूस करता है, एंड उसी वजह से वो एक सिंगल सेल से एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो उसी तरीके से एक जो सेल है वो डिवाइड कर करके एक बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू विथ ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल ईच टाइम दे डिवाइड। हर बार जब डिवाइड करता है तो एक पेरेंटल सेल जो है वो दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। दिस न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स कैन देमसेल्व्स ग्रो। जो नई डॉटर सेल बनी है वो भी दोबारा ग्रो करके फिर से डिवाइड कर सकती है, गिविंग राइज टू न्यू सेल पॉपुलेशन। और फिर से नई सेल्स बना लेगी, मतलब वो सेल पॉपुलेशन को जनरेट कर रही है। दैट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डिविजन ऑफ अ सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी। इन अदर वर्ड्स सच साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिविजन, ऐसे ग्रोथ और डिविजन की साइकिल को ही हम लोग सेल साइकिल बोलते हैं। एंड इसी तरीके से अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन सेल्स। एंड इसी तरीके से एक सिंगल सेल ग्रो करता है, डिवाइड करता है, एंड इसी तरीके से वो मिलियंस ऑफ सेल्स का ऑर्गेनिज्म बना लेता है। अब देखते हैं हम लोग की सेल साइकिल क्या होती है। सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। सेल डिवीजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस। सेल साइकिल के दौरान आखिर होता क्या है, सेल डिवीजन में आखिर क्या होता है? तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है और सेल की ग्रोथ होती है। ऑल दिस प्रोसेसेस दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ hence have to take place in coordinated way to ensure correct division। करेक्ट डिवीजन होने के लिए ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन वाली जो चीज़ें हैं वो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम्स, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesizes the other constituents of the cell and eventually divides into two daughter cells is termed as cell cycle। मतलब सेल साइकिल आखिर है क्या? तो एक सेल जो है वो ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, फिर वो डिवाइड की हुई जो डॉटर सेल्स है वो अगेन ग्रो करेगी एंड देन डिवाइड करेगी। तो ऐसी जो साइकिल्स होती है हम उसको सेल साइकिल कहते हैं। Although cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process। जब सेल ग्रो भी कर रहा होता है तो भले ही उसका जीनोम जो है, डीएनए जो है वो डुप्लीकेट करे ना करे, लेकिन साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअस होते रहती है। डीएनए सिंथेसिस ऑकर ओनली ड्यूरिंग द वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। और डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो अब एक पर्टिकुलर स्टेज में ही होता है। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियर। जब डीएनए डुप्लीकेट हो गया, डबल कर गया, तो वो अपने डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप की सीरीज के साथ में फिर डिवाइड करता है। ऐसे नहीं कि डीएनए बस डुप्लीकेट हो गया और डॉटर सेल्स में दे दिया, ये लो भाई करके, है ना, ऐसी चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, दिस इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल। और ये जो सारे इवेंट्स होते हैं जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं, ये खुद से ही अपने आप नहीं होती चीज़ें। सो सेल साइकिल में हम फेजेस देख लेते हैं, फेजेस ऑफ सेल साइकिल के बारे में। इसमें कौन से आखिर फेजेस होते हैं कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे हुआ, सेल ग्रो कैसे हुई, डॉटर सेल में कैसे जो डुप्लीकेटेड चीज़ें हैं वो कैसे डिवाइड की गई, उसको हम लोग देखते हैं। देखो, अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर। जब हमने देखा कि यूकैरियोटिक सेल का सेल साइकिल कैसे है,
वो अगर हमें जानना है तो फिर कैसे देखा हमने, तो ह्यूमन सेल को हमने कल्चर में देखा। कल्चर में देखना मतलब लैब में हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि वो कैसे डिवाइड करता है। दिस सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स, मतलब 24 आवर्स में एक बार ह्यूमन सेल जो है वो डिवाइड करती है। हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है वो चेंज हो सकता है। जैसे ह्यूमंस में 24 आवर्स है एंड ईस्ट में 90 मिनट्स का है। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस, जिसमें हमारे इंटरफेज आ जाता है और एम फेज आ जाता है। तो इंटरफेज में क्या होता है, सेल यूजुअली ग्रो करती है और एम फेज में डिवाइड करती है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस ऑकर। एम फेज क्या है, जहाँ पे एक्चुअल में सेल डिवीजन होती है, उसे माइटोसिस बोलते हैं। एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज, मतलब जैसे ये अगर एम फेज है तो इन अगर दो सक्सेसिव एम फेज हमने लिया तो उसके बीच का जो इंटरवल है हम उसको इंटरफेज बोलते हैं। ठीक है, इंटरफेज में G1, S और G2 ये 3 फेजेस आ जाते हैं। G1 क्या है, ग्रोथ 1 फेज, S फेज जो है वो सिंथेटिक फेज है एंड G2 जो ग्रोथ 2 फेज है। ठीक है, और ये जो है हमारा M फेज है, जिसमें क्या क्या आ जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये कैरियोकाइनेसिस का पार्ट है। और साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फिर आगे क्या चीजें हैं, ये देखो, it is significant to note that in 24 hours average duration of cell cycle of a human cell division proper lasts for only about an hour। मतलब हमने देखा कि 24 आवर्स में जब ह्यूमन का सेल डिवाइड कर रहा है तो 24 आवर में एक ही घंटा ऐसा है जब वो एक्चुअल में डिवाइड कर रहा है, और बाकी का 23 आवर्स जो है वो ग्रो करने में ही या खुद की ग्रोथ करने में ही कंज्यूम कर ले रहा है। ठीक है, द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल, और इंटरफेज जो है वो 95% टाइम ले लेता है और बचा हुआ 5% टाइम जो है वो हमारा एम फेज लेता है। ये 95% वाली चीज़ों पे ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग ये पॉइंट को ध्यान रखना। उसके बाद में क्या बोल रहा है, द एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज कैसे शुरू हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन से शुरू होता है, करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, उसे कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। एंड यूजुअली एंड्स विद द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन एक तरीके से, एंड साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। द इंटरफेज दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, इंटरफेस को रेस्टिंग फेज क्यों बोला, क्योंकि वहाँ पे किसी भी टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन या डिवीजन नहीं होता, मतलब वो डीएनए रेप्लिकेशन के पर्सपेक्टिव से रेस्टिंग फेज है। दिस टाइम ड्यूरिंग दिस द टाइम ड्यूरिंग विच सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगो बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। इंटरफेज ऐसा फेज है जहाँ पे सेल खुद ग्रो भी करती है और डीएनए को रेप्लिकेट भी करती है। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए को डबल करना इन ऑर्डरली मैनर। द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस। तो देखो इंटरफेज में 3 फेजेस दिए, हम उसको भी डिटेल में देखेंगे अभी। G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 मतलब गैप 1 फेज, G2 मतलब सिंथेसिस फेज और G2 मतलब गैप 2 फेज। ये वाले डायग्राम हमने देखा था, देखना जरा, यहाँ पे एक बार इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ये एक सेल है, उसका ये सेल साइकिल है, तो ये वाला येलो वाला जो पार्ट है वो इंटरफेज हो जाएगा। तो इंटरफेज में ये G1 फेज, ये S फेज और ये G2 फेज, तो 95% टाइम जो है ये यही इंटरफेज कंज्यूम कर लेता है। और ये जो पार्ट है फिर ये एम फेज है, लाइक माइटोटिक फेज, जहाँ एक्चुअल सेल डिवीजन देखने को मिलती है। और उसके सब फेजेस कौन से हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये कैरियोकाइनेसिस के फेजेस हैं और साइटोकाइनेसिस है। फिर ये जो एक G0 फेज दिख रहा है जिसे हम क्विसेंट स्टेज बोलते हैं, उसके रिगार्डिंग भी हम आगे देखेंगे। सो देखो हम लोग कहाँ पे थे, ये फेजेस के बारे में हम लोग देख रहे थे। क्या बोल रहा है, G1 फेज करस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब G1 फेज ऐसा फेज है जो M फेज
और एस फेज के बीच का फेज है। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है एंड कंटिन्यूअसली ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। वो ग्रो तो करेगा लेकिन डीएनए को रेप्लिकेशन नहीं करेगा। एस और सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। और एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन ही होता है, G1 और G2 में नहीं होता, एस फेज में ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल्स डबल। अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो पर सेल डबल हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेम होते हैं। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C देन इंक्रीजेस टू 4C। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। मैंने बोला अगर क्रोमोसोम नंबर 2 है तो 2 ही रहेंगे, लेकिन उनमें जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो जाएगा। इफ द सेल हैड डिप्लॉयड और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1, even after S phase the number of chromosome remains same, that is 2n। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहेंगे, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो डबल हो जाएगा। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होता है। एस फेज की ही बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस में डीएनए डबल होता है एंड साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल डबल होता है। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस। और G2 फेज में ऑर्गेनेल्स भी डुप्लीकेट होती है, जैसे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जैसी ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट होती है, और G1 फेज में मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट हो जाती है। ठीक है, आगे का देखते हैं हम लोग। इसमें क्या चीज़ें हैं देखो। सम सेल्स इन एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, जैसे कि हार्ट सेल। हार्ट सेल कभी डिवाइड नहीं करती। एक बार हमारा जो हार्ट बन गया है सो बन गया, वो डिवाइड नहीं करता है। ठीक है। एंड मेनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली, और बहुत सारे सेल्स होती है जो ओकेजनली डिवाइड करती है एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी ऑफ द और द सेल डेथ। मतलब इंजरी के दौरान जो सेल लॉस्ट हो गई है उनको रिपेयर करने के लिए ही सेल डिवाइड करती हैं। दिस सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1। जो सेल डिवाइड नहीं करती वो G1 फेज को एग्जिट कर देती है। फेज टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्विशेंट स्टेज। G0 फेज में वो एक्टिव मतलब एंटर कर जाती है। सेल इन दिस स्टेज रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव। मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होती है लेकिन वो डिवाइड नहीं करती, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब तक उन्हें बोला नहीं जाएगा कि तुम्हें डिवाइड करना है वो तब तक डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। एनिमल्स में क्या होता है, डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स जो होती है उन्हीं में माइटोसिस देखने को मिलती है। However, there are few exceptions to this where haploid cells divide by mitosis. For example, male honeybee. Male honeybee जो होती है उसमें haploid cells होती है, फिर भी उसमें mitosis होती है। Against this, the plants can show mitotic division in both haploid and diploid cells. एनिमल्स में सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होती है, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस है। वो एक्सेप्शंस है हमारे मेल हनी भी। और प्लांट्स के केस में क्या होता है, हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड दोनों ही स्टेज में प्लांट माइटोसिस शो करता है। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स, जो हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई प्लांट स्पीशीज एंड स्टेजेस एट विच माइटोसिस इज सीन इन हैप्लॉयड सेल। ये हम लोग चैप्टर नंबर 3 मतलब प्लांट किंगडम में देखेंगे। उसके बाद में देखो एम फेज के बारे में मैं बता दूँ आप लोगों को कि क्या है। एम फेज के बारे में हम लोग ने एक चीज़ देखा था अभी कि वो रेस्टिंग फेज है। तो रेस्टिंग फेज वो किस टर्म्स में है, रेस्टिंग फेज है वो डीएनए रेप्लिकेशन के टर्म में या सेल डिवीजन के टर्म में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बोल दिया कि मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है। क्यों है, क्योंकि बहुत सारी इवेंट्स होती है। तो देख लेते हैं ज़रा इसको। दिस इज मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली all components of cell cycle since the number of chromosome in the present at the progeny cells is the same। जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर होगा वही नंबर
हमारे डॉटर सेल्स में होगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, मतलब मान के चलो अगर 2 क्रोमोसोम हमारे पेरेंट सेल में है तो उसकी डॉटर सेल में भी 2 ही क्रोमोसोम होंगी। इसे हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। मियोसिस के केस में क्या होता है, अगर 2 क्रोमोसोम पेरेंट्स में है तो डॉटर में 1 जाएगा, तो इसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं मियोसिस को। एंड माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। दो फॉर convince mitosis has been divided into 4 stages of nuclear division karyokinesis के 4 stages है। it is very essential to understand that cell division is a progressive process and very clear cut lines cannot be drawn between various stages। मतलब क्या बोला उसने कि जैसे 4 स्टेजेस में हमारा कैरियोकाइनेसिस डिवाइडेड है, लेकिन जैसे प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज, टीलोफेज, तो इनके बीच में कोई भी क्लियर कट लाइंस प्रेजेंट नहीं है कि ऐसे दीवार बनी हुई है, प्रोफेज अभी खत्म हो रहा है देन मेटाफेज शुरू होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा है कि कुछ इंटरवल्स होती है, कुछ इवेंट्स होती है जिसे देखकर हम लोग बोलते हैं कि ये वाली फेजेस अभी शुरू हुई है। तो हम लोग देखते हैं इनको भी डिटेल में। अभी प्रोफेज के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है प्रोफेज, देखते जरा देखो। प्रोफेज विच इज 4 स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस की पहली स्टेज है ऑफ माइटोसिस फॉलोज द एस एंड G2, जो एस फेज और G2 फेज के बाद आती है। फेजेस ऑफ इंटरफेज, मतलब इंटरफेज में जो एस और G2 फेज है उसके बाद में सबसे पहले जो स्टेज आती है एम फेज की, वो आती है प्रोफेज। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं पी मैट से। कैसे पी मैट से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, इस तरीके से। ठीक है। In the S and G2 phase, the new DNA molecule formed are not distinct but intertwined। वो अलग अलग तो नहीं होता लेकिन उलझा हुआ होता है। Prophase is marked by initiation of condensation of chromosomal material. The chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensation. The centromere, which had undergo duplication during S phase of interphase, now begins to move toward opposite poles of the cell। जो सेंट्रियोल S फेज में साइटोप्लाज्म में डिवाइड किया था वो अब अपोजिट पोल पे जाना शुरू हो जाता है प्रोफेज में। और जो भी मटेरियल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, वो जो मटेरियल है वो खुलना शुरू हो जाता है, कंडेंस होना शुरू हो जाता है, मतलब और भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर ये क्रोमोसोम है तो ये और कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। प्रोफेज को अगर हम 1-2 पॉइंट में बात करें तो वो किस तरीके से मार्क किया जा सकता है? पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। कंडेंस होने लगता है ताकि वो और ज़्यादा कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बना सके। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। एक क्रोमोसोम जो है उसमें 2 क्रोमैटिड्स ऐसे पाई जाती है और यहाँ सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। ये जैसे देखो ये चीज़ें हो गई, तो ये एक क्रोमैटिड हो जाती है और ये दूसरी क्रोमैटिड हो जाती है और बीच में सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज बिगिन टू मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल। जो सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल मिलकर बनाता है सेंट्रोसोम, तो जो सेंट्रोसोम डिवाइड किया था एस फेज में वो अपोजिट पोल पे जाना शुरू हो जाता है। ईच क्रोमोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर। द 2 एस्टर टुगेदर विच स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स माइटोटिक एपरेटस। मतलब देखो जैसे 2 सेंट्रियोल हो गए तो सेंट्रोसोम ऐसे बनाएगा, वो सेंट्रोसोम ऐसे बनाए और इनमें से ऐसे कुछ एस्टर्स होते हैं जो रिलीज होते हैं तो वो माइटोटिक एपरेटस बनाता है। ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं। आगे देखो आगे क्या दिया हुआ है। Cells at the end of prophase when viewed under the microscope do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear membrane। मतलब जब हम प्रोफेज वाली स्टेज को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखते, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखते, न्यूक्लियोलस नहीं दिखता, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं दिखता, मतलब वो डिसअपियर हो चुके हैं। ठीक है। मतलब हम अगर मेन इवेंट्स की बात करें तो इसमें पहला इवेंट हमारा आ जाएगा कि क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म में जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल पे जाना शुरू हो जाता है और बाकी के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं।
उसके बाद में हम बात करते हैं मेटाफेज के बारे में। मेटाफेज क्या बोलता है? द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो चुकी है, मतलब कि मेटाफेज शुरू हो चुका है। हेंस द क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म, और पूरे साइटोप्लाज्म में जो क्रोमोसोम्स है वो स्प्रेड हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए खाली स्पेस होती है डिवाइड करने के लिए। ठीक है, बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप, और क्लियरली हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। दिस देन इट इज स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडीज। हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी कौन से फेज में क्लियरली देखी जा सकती है, तो वो हमारा हो जाएगा मेटाफेज। आप इसको याद रख सकते हो, एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना इसको। ओके, उसके बाद में क्या बोल रहा है? एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। मेटाफेजिक क्रोमोसोम जो है दो क्रोमैटिड से बना होता है और बीच में सेंट्रोमियर से वो पकड़ा हुआ होता है या जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद क्या बोला? स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर। द स्ट्रक्चर सर्व एज अ साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। मतलब जैसे ये अगर क्रोमोसोम है और ये जो अगर उसका सेंट्रोमियर है, तो इसके दोनों साइड ऐसे डिस्क शेप की चीज़ें प्रेजेंट होती है, जिसे काइनेटोकोर बोलते हैं। तो जो काइनेटोकोर होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे जो सेंट्रियोल से हमारे स्पिंडल फाइबर आएंगे वो इसको पकड़ के अटैच करेंगे और इसको ऐसे दोनों तरफ से खींच के सेपरेट आउट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें हो गई। उसके बाद में क्या है? टू दी chromosome that are moved into position at the center of the cell. Hence, the metaphase is characterized by all the chromosome coming to lie at the equator. One chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट पोल। यही चीज़ मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रोमियर के ऊपर जो ऐसे दो डिस्क शेप चीज़ें प्रेजेंट होती है उसको काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा और ऐसे पकड़ के उसको खींचेगा तो वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। और कहाँ से स्प्लिट होंगे? सेंट्रोमियर से स्प्लिट होंगे। आगे देखो क्या दी हुई है? द प्लेन अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रेफर टू एज द मेटाफेजिक प्लेट। जैसे ये मेटाफेज मतलब जो इक्वेटर पे चीज़ें आ जाती है ना, उसको हम लोग मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। देख एंड इनकी जो की फीचर है, क्या चीज़ें है? एम फेज की स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, ये एक हो गया। एंड क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग मेटाफेजिक प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स। ये चीज़ें आप लोग ने याद रखनी है। उसके बाद में देखो एनाफेज क्या बोलता है? एनाफेज क्या है? एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेजिक प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड द टू डॉटर क्रोमैटिड्स नाउ रेफर टू एज अ डॉटर क्रोमोसोम और द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियर। मतलब मैंने आपको बताया कि दोनों साइड सेंट्रोमियर के दोनों साइड जो काइनेटोकोर प्रेजेंट होगा उस पर जब स्पिंडल फाइबर अटैच होकर उसको खींच के सेंट्रोमियर से तोड़ देगा, तो पहले वो एक क्रोमोसोम के पार्ट थे, लेकिन अब वो दो अलग अलग क्रोमोसोम बन चुके हैं, दो अलग अलग सेल के। ठीक है, उसके बाद में क्या है? बिगिन देयर माइग्रेशन। अब टूट तो गया तो वो अपोजिट पोल पे मूव होना शुरू हो जाएंगी। एज द क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट द centromere of each chromosome remains directed toward the pole and hence the leading to edge, which the arms of chromosome trailing behind. Thus anaphase stage is characterized by, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होंगे? सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट एंड क्रोमैटिड मूव टू अपोजिट पोल। और जैसे ट्रेलिंग बिहाइंड मतलब इनकी जो ये टेल होती है, ये जो टेल्स है ये पीछे की तरफ ऐसे पलट के मुड़ने लगेगी। तो हम लोग क्या करते हैं? मॉर्फोलॉजी बताने के लिए मेटाफेजिक प्लेट सबसे बेस्ट है, और एनाफेज जो है वो शेप ऑफ द क्रोमोसोम बताने के लिए बेस्ट स्टेज है, ये याद रखना। उसके बाद में हम बात करते हैं टीलोफेज की, कि टीलोफेज आखिर क्या बोलता है। ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि पर्टिकुलर एक स्टेज जो है उसमें क्या पर्टिकुलर इवेंट होते हैं। ठीक है,
टेलोफेज के बारे में देखो, एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, ये उसकी फाइनल स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की, दैट इज टेलोफेज। द क्रोमोसोम दैट हैव रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल डीकंडेंस, वो फिर डीकंडेंस हो जाएंगे, एंड लॉस देयर इंडिविजुअलिटी, और अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी जो है वो लॉस कर देंगे। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन and each set of chromatin material tends to collect at each of the two poles. This is the stage which shows following events. इसके following events क्या होंगे? क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल, ऑब्वियसली ये क्रोमोसोम क्लस्टर हो जाते हैं, गुच्छे जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। दिस स्टेज यहाँ पे देखो ये है, सॉरी, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एट डिस्क्रीट एलिमेंट, ये याद रखना, क्वेश्चंस में पूछे गए PYQ वाले पार्ट से, ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप डेवलप्स, न्यूक्लियर एनवलप जो प्रोफेज में गायब हो गई थी वो बनना शुरू हो जाती है। क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स ER, ये जो गायब हो चुके थे ये फिर से बनना शुरू हो जाते हैं। मतलब अब हमने न्यूक्लियस का डिवीजन तो कर लिया, अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी होना ज़रूरी है। तो चलो साइटोकाइनेसिस को देख लेते हैं हम लोग। साइटोकाइनेसिस में क्या बोलता है? माइटोसिस accomplishes not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, मतलब डॉटर न्यूक्लियर में क्रोमोसोम डुप्लीकेट होकर चले गया, मतलब सेल डिवीजन हो गया, हम ऐसा नहीं बोल सकते, साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना भी जरूरी है। बट दी सेल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, और कैसे होती है? साइटोप्लाज्म के सेपरेशन से ही 2 सेल्स में वो डिवाइड हो पाता है, ठीक है। At the end of which cell division get completed. In an animal cell, this is achieved by appearance of a furo in the plasma membrane. एनिमल सेल में क्या होता है कि जैसे अगर ये कोई सेल है तो इसमें फ्यूरो बनती है, मतलब अंदर के साइड ऐसे घुसते चलता है और फिर 2 सेल में ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। The furo gradually deepens and ultimately joins the center, dividing the cytoplasm into 2. Plant cells, however, are enclosed by relatively inextensible cell wall. Therefore, they undergo cytokinesis by different mechanism. In plant cell, wall formation starts in the center of the cell and grows outward. To meet the existing lateral walls, the formation of new cell wall begins with the formation of simple precursor called cell plate. मतलब एनिमल्स में सेल फ्यूरो से साइटोकाइनेसिस होती है और प्लांट्स में सेल प्लेट से होती है। इसके बाद में क्या है? दैट रिप्रेजेंट द मिडल लैमेला बिटवीन द वॉल्स ऑफ द 2 एडजेसेंट सेल्स। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, mitochondria and plastids get distributed between 2 daughter cells. In some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis. कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस तो हो जाती है लेकिन साइटोकाइनेसिस होती ही नहीं है, ठीक है। मतलब वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बना देता है। मतलब अगर कुछ 2 न्यूक्लियस बने हैं ये सेल के अंदर और साइटोप्लाज्म डिवीजन होके, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होके अगर ये 2 डॉटर सेल में नहीं बनाएंगी तो ऑब्वियसली मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइजेस लीडिंग टू फॉर्मिंग सिंशियम। एग्जाम्पल, लिक्विड एंडोस्पर्म इन द कोकोनट। कोकोनट का जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है वो सिनोसिटिक होता है, लाइक मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, उस कंडीशन को हम सिंशियम कहते हैं। ये भी चीज़ें आप याद रखना। उसके बाद देखो आगे क्या दिया आप, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स ओनली। हमेशा वो डिप्लॉयड सेल्स पे रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है माइटोसिस। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट्स एंड इन सम सोशल इंसेक्ट्स, हैप्लॉइड सेल्स ऑल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। लेकिन कुछ लोअर प्लांट्स में कुछ सोशल इंसेक्ट्स होते हैं जो हैप्लॉइड सेल का भी माइटोसिस कराती है। इट इज़ वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जाम्पल वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड इंसेक्ट्स? ठीक है। Mitosis usually results in the production of diploid daughter cells with identical genetic complement. The growth and multicellular organism is due to mitosis. माइटोसिस के वजह से ही ग्रोथ होती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर ग्रो कर रहा है मतलब उसमें माइटोसिस हो रही है, ठीक है। सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन
द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो को डिस्टर्ब करता है हमारा माइटोसिस। सेल ग्रोथ results in disturbing the ratio between the nucleus and cytoplasm, therefore becomes essential for the cell to divide and restore nucleocytoplasmic ratio। ठीक है। A very significant contribution of mitosis is cell repair। सेल रिपेयर करता है, मतलब अगर हमें कहीं पे चोट लग गई, हमें यहाँ चोट लग गई, अब इन सेल को रिपेयर करना है, तो माइटोसिस के वजह से ही सेल रिपेयर होता है। द सेल ऑफ अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, cells of lining of gut and blood cells are being constantly replaced. Mitotic division in meristematic tissue, the apical and lateral cambium results in continuous growth of the plants throughout their life। बच्चों हम लोग देखेंगे मियोसिस के बारे में। ठीक है, मियोसिस क्या होता है? अभी तक हम लोग ने माइटोसिस को कंप्लीट कर लिया है। सबसे बड़ा पार्ट होता है माइटोसिस को समराइज अगर मैं करूँ तो माइटोसिस में क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। एक माइटोसिस है, एक सेल है, उसमें दो फेजेस होती है, एक इंटरफेज होती है एंड एक एम फेज होती है। इंटरफेज में 3 फेजेस होती है, G1, S और G2, और एम फेज में हो जाती है हमारी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस। ठीक है, प्रोफेज में क्या किया? प्रोफेज में जो डीएनए है वो कंडेंस किया, बाकी सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो डिसअपियर हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो गई, सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल पे जा चुका था। मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट बन गया, मॉर्फोलॉजी के लिए सबसे अच्छी स्टेज हो गई। फिर एनाफेज में क्या हुआ कि जो हमारे क्रोमोसोम स्प्लिट हो रहे थे, स्प्लिट हो जाते हैं और अपोजिट पोल पे वो क्लस्टर बना देते हैं। और फिर टीलोफेज में क्या होता है कि अलग अलग इसमें वो डिवाइड हो जाती है, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है एंड देन फिर दो डॉटर सेल में वो कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो चलो मियोसिस के बारे में मैं बता देती हूँ। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। 2 गैमेट्स का फ्यूजन जहाँ होता है वहाँ मियोसिस होती है। ये मान के चलो ये ऐसे ही होता है। ठीक है, each with a complete haploid set of chromosome, gametes are formed from specialized diploid cells. This specialized kind of cells division that reduces the chromosome number by half। अगर पेरेंट में 2 क्रोमोसोम है तो 1 क्रोमोसोम हमारे डॉटर सेल में आ जाएगी, लेकिन माइटोसिस में ऐसा नहीं था। जितना अगर 4 क्रोमोसोम है हमारे पेरेंट सेल के पास तो डॉटर सेल जो है उसमें भी 4 ही आएगी, लेकिन अगर मियोटिक डिवीजन हो रहा है तो वो हाफ हो जाता है, चाहे कितने भी क्रोमोसोम नंबर हो। ठीक है, दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। मियोसिस इंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, whereas fertilization restores the diploid phases। We came across meiosis during gametogenesis in plants and animals. This leads to the formation of haploid gametes। The key feature of meiosis are as follows। क्या है meiosis के key feature, वो हम देख लेते हैं। meiosis involve, देखो क्या है, meiosis involves 2 sequential cycle of nuclear and cell division called meiosis 1 एंड meiosis 2 सीक्वेंस होती है, एक में meiosis 1 हो जाती, meiosis 1 एंड meiosis 2, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो एक ही बार होगा meiosis 1 के दौरान और फिर meiosis 2 में नहीं होगा। meiosis 1 और meiosis 2 के बीच का जो गैप होता है उसको इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, पर वहाँ डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, याद रखना। meiosis 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड एट द एस फेज। Meiosis involves pairing of homologous chromosome। homologous chromosome की pairing होगी and recombination between non-sister chromatid of the homologous chromosome। Let's suppose हमारे पास में ये 2 क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये एक क्रोमोसोम हो गया, फिर दूसरा भी है, लेकिन लगभग सेम दिख रहे हैं। तो ये जो है, ये जो 2 है ये सिस्टर क्रोमैटिड है, इसकी सिस्टर क्रोमैटिड है, लेकिन ये और ये जो है ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, तो ये दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी एंड जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हो जाता है एंड इसी तरीके से जो हमारे वेरिएशंस होते हैं वो आते हैं। उसके बाद में आगे क्या है, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द meiosis 2।
और 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाती है। मियोटिक इवेंट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फेजेस। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में क्या होता है, प्रोफेज 1, एनाफेज मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, इसमें 2 2 2 2 इस तरीके से चीज़ें होती है, इस तरीके से फेजेस होते हैं। चलो मियोसिस को हम लोग अब डिटेल में देख लेते हैं। तो हमारे मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है वही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। प्रोफेज देखो चीज़ें क्या बोल रही है, प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर, टिपिकली बहुत लॉन्ग होता है, एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। अगर हम प्रोफेज ऑफ माइटोसिस की बात करें तो उसके कंपेयर में प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इट हैज़ बिन फर्दर सब डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग 5 फेजेस बेस्ड ऑन क्रोमोजोमल बिहेवियर। क्रोमोजोमल बिहेवियर के बेसिस पर प्रोफेज 1 को भी 5 फेजेस में डिवाइड किया गया है, और वो है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इसको हम लोग याद रखते हैं इस ट्रिक से, लता जरा पानी दे दो, इस तरीके से। फिर आपने अब हमको फिर आ जाता है कि यार दे दो में तो ये भी डी है, ये भी डी है, तो स्टार्टिंग के जो 4 है उसमें लास्ट में टीन टीन आएगा, देखो टीन टीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, और लास्ट वाले में डाइकाइनेसिस सिस आएगा। इस तरीके से आप लोग उसको याद रखना। देखते हैं आगे क्या है। ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज ऑफ क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। लेप्टोटीन में लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर में क्रोमोसोम जो वो दिखने लगता है। बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लेप्टोटीन। क्रोमोसोम का कॉम्पैक्ट होना जो है वो थ्रू आउट द लेप्टोटीन चलते रहता है। दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज कॉल्ड जाइगोटीन। फिर जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। जाइगोटीन में क्या हो जाता है कि साइनेप्सिस होना शुरू हो जाती है। साइनेप्सिस मतलब पेयरिंग ऑफ 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम। सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम, राइट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट्स दैट क्रोमोसोम synapses is accompanied by the formation of complex structure called synaptonymal complex। अब दो क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई, तो अब कैसे हुई, तो यहाँ पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का बनता है, जिसे इस पेयरिंग को साइनेप्सिस कहते हैं, और इन दोनों के बीच में जो चीज़ें होगी उसको हम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उसके बाद में क्या है, द कॉम्प्लेक्स formed by pair of synapsed homologous chromosome is called bivalent और tetrad। बाइवेलेंट और टेट्राइड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। बाइवेलेंट जो है वो क्रोमोसोम के टर्म के लिए किया गया है यूज़, और टेट्राइड जो है वो क्रोमेटिड के लिए। जैसे कि अगर ये 2 क्रोमोसोम है तो इसको हम बाइवेलेंट बोलेंगे, और अगर हम यहाँ 4 क्रोमेटिड को कंसिडर कर रहे हैं तो हम उसको टेट्राइड बोलेंगे। हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज। बनता तो जाइगोटीन में है बाइवेलेंट और टेट्राइड, लेकिन क्लियरली विजिबल होता है हमको पैचेटीन में, नेक्स्ट स्टेज में दिखता है, राइट। द फर्स्ट 2 स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1 आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैचेटीन। During this stage, the 4 chromatids of each bivalent chromosome become distinct and clearly appears as tetrad. This stage is characterized by the appearance of a recombination nodule. Recombination nodule कहाँ बनती है, तो पैचेटीन में बनती है। This site at which crossing over occurs between non-sister chromatid of the homologous chromosome crossing over is exchange of genetic material between two homologous chromosome crossing over is also an enzyme mediated process and the enzyme involved in called recombinase। मतलब जैसे अगर ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, इनके अगर इन्होंने पेयरिंग किया और यहाँ पे ये लोग क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, तो यहाँ जेनेटिक मटेरियल लोग एक्सचेंज करेंगे। एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, और एंजाइम कौन सा लगता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम लगता है। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल on the 2 chromosome. Recombination between homologous chromosome is completed by the end of the patchetin, leaving the chromosome linked at the site of the crossing over. The beginning of diplotin is recognized by the dissolution of synaptonymal complex। मतलब ये जो मैंने बताया था आपको कि 2 क्रोमोसोम के बीच में ये जो यहाँ सिनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होगा ये डिसॉल्व हो जाएगा किसमें, डिप्लोटीन में, ठीक है। एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ बाइवेलेंट
टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर्स। मतलब जहाँ पे उसने क्रॉसिंग किया था सिर्फ उस पॉइंट को छोड़ के क्रोमोसोम जो पूरा का पूरा सेपरेट हो चुका होता है। इन ओ साइड सम वर्टिब्रेट्स, सॉरी ये देखो, तो वो जो क्रॉस वाला जो पार्ट है उसको हम एक्स शेप का स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कायस्मेटा बोलते हैं। इन ओ साइड्स सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। ठीक है। द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1 इज डाइकाइनेसिस। लास्ट वाली फेज क्या है? डाइकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा। मतलब ये जो कायस्मेटा होता है वो भी अलग हो जाता है। मतलब टर्मिनलाइजेशन मतलब गायब होने से रिप्रेजेंट होती है डाइकाइनेसिस की। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड एंड द मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड to prepare the homologous chromosome for separation. By the end of dikinesis, the nucleolus disappears and the nuclear envelope also breaks down. Dikinesis represents transition to metaphase. अब प्रोफेज तो खत्म हो गया। प्रोफेज में हमने कौन से फेजेस देख लिए? लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है। अब मेटाफेज के बारे में देखो। मेटाफेज 1 क्या बोलता है? द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। उसके बाद में क्या है? यहाँ देखो स्टेजेस दी हुई है। ये डायग्राम्स आप लोग ध्यान से देख लेना। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये कौन सी फिगर है। फिगर भी क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है। इस तरीके से आप लोग चीज़ें देख लेना। फिर एनाफेज 1 क्या बोलता है? एनाफेज 1 बोलता है द होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन्स एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। ठीक है। सेंट्रोमियर पे वो एसोसिएटेड होती है। जो रिकॉम्बिनेशन बना था कायस्मेटा के वजह से, फिर भी वो सेंट्रोमियर से उसकी जुड़ी हुई होती है क्या? क्रोमैटिड्स। टेलोफेज 1 में क्या बोलता है? द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस रीअपियर, cytokinesis follows and this is called as dyad of the cell. Although in many cases the chromosome do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus. The stage between the two meiotic divisions is called interkinesis. मैंने आपको बताया था meiosis 1 और meiosis 2 के बीच का जो गैप होता है उसको इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। एंड जनरल इज अ शॉर्ट लिव, बहुत छोटा टाइम पीरियड होता है। देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। ध्यान में रखना, कभी कभी हमें हो जाता है ना, जैसे माइंड में आ जाता है यार जैसे उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता था इंटरकाइनेसिस में भी होगा, लेकिन इंटरकाइनेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2, अ मच सिंपलर प्रोफेज देन द प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के सब फेजेस थे 5, इसी वजह से वो लंबा हो गया था। लेकिन मियोसिस 2 का जो प्रोफेज 2 है वो एज कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा सिंपल है और ज़्यादा लंबा भी नहीं है। देख लेते हैं प्रोफेज 2 के बारे में। मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, usually before the chromosome have fully elongated. The contrast to meiosis 1, meiosis 2 resemble a normal mitosis. The nuclear membrane disappears by the end of the prophase 2. The chromosomes again become compact. बाहर का थोड़ा साउंड आते रहता है बच्चों, आप इग्नोर करना वो चीज़ों को। मैं जो बोल रही हूँ ना वो ध्यान से सुनना, अपनी अपनी एनसीईआरटी को रीड करना और क्वेश्चंस लगाना। आप लोग देखना क्वेश्चंस बन जाएंगे आप लोगों से। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई तो अच्छी चल ही रही होगी, ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगी। ठीक है। एनसीईआरटी को जैसे हम रीड नहीं कर पाते हैं, समटाइम्स कुछ चीज़ें हम नहीं समझ पाते, आप पॉडकास्ट की तरह लगाओ एंड चीज़ों को समझो। ठीक है। आँख बंद करके भी सुन सकते हो और 2x पे लगा के सुन लो, बेटर वे है ना। चलो मेटाफेज 2 क्या है? एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। एनाफेज 2 क्या बोलता है? इट बिगिन्स विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर। तो जो मियोसिस 2 जो है ना वो कंप्लीट माइटोसिस जैसा है। माइटोसिस समझ में आ गया, तो मियोसिस 2 भी उसी तरीके से है। ओके। एनाफेज 2 क्या बोलता है? इट बिगिन्स विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। जैसे वहाँ सेंट्रोमियर टूटा था, यहाँ भी सेंट्रोमियर टूटेगा। ऑफ ईच क्रोमोसोम विच वॉज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमैटिड टुगेदर। वो जगह जिसने सिस्टर क्रोमैटिड्स को जोड़ कर रखा था उसे हमने सेंट्रोमियर बोला था, और सेंट्रोमियर से ही वो टूटेगा।
allowing them to move toward opposite pole of the cell, shortening of microtubules attached to kinetochore. ठीक है, ये इमेजेस है, ध्यान से देखना। इमेजेस के बारे में ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फिर कि यार कौन सी इमेज है। कभी कभी कुछ कुछ इमेजेस होती है ना बहुत सेम सेम सी दिखती है, तो ध्यान से देखना। ये सारी इमेजेस को आप लोग अच्छे से देख लेना, एग्जाम में पूछी जाती है। टीलोफेज 2 क्या बोलता है? टीलोफेज 2, meiosis ends with telophase 2. Meiosis ends with telophase 2 in which the two groups of chromosome once again get enclosed by nuclear envelope. Cytokinesis follows, resulting in the formation of tetrad of cell, that is 4 haploid daughter cells. माइटोसिस में क्या होता है कि 2 ही डॉटर सेल बनाता है जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए होता है या इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है जितना पेरेंट्स के पास में होता है, लेकिन यहाँ पे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती है। ठीक है, फिर सिग्निफिकेंस देख लेते हैं मियोसिस का, देन हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है? मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generation in sexually reproducing organism, even though the process per se paradoxically results in the reduction of chromosome number by half. It is also increase the genetic variability. जेनेटिक वेरिएबिलिटी को बढ़ाने के लिए सिग्निफिकेंस है हमारे मियोसिस का, और माइटोसिस का क्या था? सेल ग्रोथ और सेल रिपेयर के लिए था। इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो मेरे एंड से मैंने चैप्टर को एनसीईआरटी से ख़त्म किया है। आई नो बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें है ही नहीं, आप लोग रिवीजन पर्पस से एनसीईआरटी को 40-50 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। खुद से पढ़ने जाओगे चीज़ें ये हो जाएगी, मैशअप हो जाती है और ये हो जाती है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट आपको कौन सा चैप्टर चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, हम उस पर वीडियो बना देंगे। सो बाय बाय बच्चों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।